अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, जिसमें हम आज डेरिवेशन करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट को देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपनी डेरिवेशन को करना सीखेंगे। तो पहली डेरिवेशन जो है आपकी वो है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब इस डेरिवेशन में आपको आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी होगी, वेव नंबर भी मालूम करना होगा, लेकिन आज जो हम डेरिवेशन करेंगे वो किसकी करेंगे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट की करेंगे। ठीक है, यानी हमें ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना, और रेडियस जो निकाला गया है, जो उसका फॉर्मूला आया है, वो फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होकर आया है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है, अगर हम इसको देखें कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज डिस्कस की थी स्टार्ट में ही, कि यहाँ पर सिर्फ उसी ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस्तेमाल होगा जिसके एटम कितने हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही एटम यूज होगा जिसके इलेक्ट्रॉन एक हो। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, सही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, उसके अलावा हमारे पास लिथियम आयन हो गया, हीलियम आयन हो गया। तो या तो हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा या फिर कोई आयन इस्तेमाल होगा। अब हीलियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है, लूज कर देगा, तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इस तरीके से लिथियम जब अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जब इसके ऊपर डबल पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ये एक आयन बन जाएगा, तो फिर हम ये एप्लीकेबल होगा कि हम इसका रेडियस मालूम करें। तो ये चीज आपने याद रखना है कि ये सिर्फ ओनली एप्लीकेबल ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एटम जो होगा उस पर एप्लीकेबल होगा, सही है। तो इसको मजीद निकालने से पहले अगर हम थोड़ा सा रेडियस को डिस्कस करें, स्टूडेंट के रेडियस है क्या, तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक एटम ले लिया। ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया। अब इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, हम उसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो हम रेडियस किसको कहते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया है स्टूडेंट एक एटम को। अब इस एटम में आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे यहाँ लिखा है VMZER और E, ये क्या है? तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें, लेट कंसीडर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आपको पोजीशन का बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। उसके बाद लिखा है चार्ज ZE। अब ये जो ZE है हमारे पास, यहाँ पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर को जाहिर कर रहा है, और E पॉजिटिव जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है। सही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एटम ले लिया हमने। अब इस एटम में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, और नंबर ऑफ Z जो है वो एटॉमिक नंबर को जाहिर कर रहा है, जो कि किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बाद लिखा है लेट m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो m है ऊपर, ये m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और r हमारे पास है, r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, तो m जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का मास है, r हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है। उसके बाद लिखा है एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब v हमारे पास जो लिखा है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब v मैंने इस साइड लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर होता तो v इधर होता, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन होगी उसके पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मौजूद होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पर तो नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर उसकी क्या होगी, उस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास v जो है वो जाहिर कर रहा है इस वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक फोर्स मौजूद है, किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और साथ ही हम इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ हमारे पास है F इज इक्वल्स टू K। अब ये K यहाँ पर कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन रेडियस स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर हमें जो है वो कंसीडर करना है एक एटम को। एटम सिर्फ वही लिया जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन कितना हो, सिर्फ एक हो, या तो वो कोई आयन होगा या मोस्टली हाइड्रोजन होगा। सही है,
तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने कंसीडर किया हाइड्रोजन के एटम को। अब हाइड्रोजन के एटम में कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है, हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी एटॉमिक नंबर है जो कि Z से जाहिर हो रहा है। फिर हमारे पास प्रोटॉन का E है, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास V है, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। फिर हमारे पास एक फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, सही है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर एक फोर्स मौजूद है, किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जिस तरीके से वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वैसे ही वो रिवॉल्विंग कर रहा है, सही है। तो ये फोर्स जो है ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही, सही है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक और फोर्स भी मौजूद है। अब वो फोर्स कौन सी है, जब हम डेरिवेशन करेंगे तब हम मजीद उस फोर्स का जिक्र करेंगे। अभी हम इस वाली फोर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है, अपनी डेरिवेशन इस वाली फोर्स से स्टार्ट करेंगे। और ये फोर्स मैंने आपको समझा दिया कि ये फोर्स हमारे पास कहाँ से आई है, ये फोर्स इसी इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसे हम कूलम्स लॉ कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कूलम लॉ कहाँ से आया है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ यानी कि जो हमारे पास फोर्स थी, तो यहाँ पर F आपके पास फोर्स है, K यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके बाद हमने Q1 की जगह ZE को पुट कर दिया, Q2 की जगह ZE को पुट कर दिया, ठीक है। ZE क्या है, E क्या है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपॉन यहाँ पर R और स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, सही है, क्योंकि स्क्वायर आपके फॉर्मूले का था और रेडियस आपके पास यहाँ पर है, सही है। तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ अपनी वैल्यू जो जो हमारे पास था पुट कर दिया। अब आगे लिखा है वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इट्स इक्वल टू K। अब ये हमारे पास K की यहाँ एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 1/4 पाई इसाइलोन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई इसाइलोन नॉट हम क्या करेंगे, K की जगह पे पुट कर देंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है। अब मैं इसको K की जगह पर पुट कर दूंगी, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास रहा F वैसी, ठीक है, ZE, अच्छा E स्क्वायर क्यों हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल करके मैंने ZE स्क्वायर कर दिया, ठीक है, E के ऊपर स्क्वायर आ गया, ZE स्क्वायर। इधर आपके पास बचा 4, उसके बाद ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू थी हम लिख देंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और रेडियस का R ये रहा, ठीक है, रेडियस स्क्वायर। अब ये वाली फोर्स जो है आपकी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स लॉ है जो हमने यहाँ से उठाई है, ठीक है स्टूडेंट। आगे हमारे पास लिखा है बट एट द सेम टाइम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। अब मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे mvr जो है, उसके बाद रेडियस, m जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास, v हमारे पास वेलोसिटी और r हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी फोर्स है जो यहाँ अप्लाई हो रही है। अच्छा, ये वाली फोर्स हमारी आउटसाइड होती है, ठीक है, ये वाली फोर्स हमारी कौन सी होती है, फोर्स आउटसाइड होती है, जो कि बाहर से लग रही होती है एटम के ऊपर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वाली फोर्स है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, सही है। अब जब यहाँ पे लिखा है एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम ऑर्बिट, अब एक ही ऑर्बिट पे जब दो अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो फिर वो क्या होगी स्टूडेंट, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ पे ये समझा कि हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन के एटम को कंसीडर किया, उसमें हमें मुख्तलिफ चीजें मिली। उसमें हमें क्या मिला स्टूडेंट, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन है और Z जाहिर कर रहा है एटॉमिक नंबर को। उसके जो हमारे पास ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब अच्छा, इसी वजह कर, इसी फोर्स को कैंसिल आउट करने की वजह कर हम एक इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये लॉ है कि यहाँ पे सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सही है। तो हमने इसको लिया, एक इलेक्ट्रॉन था जो रिवॉल्व कर रहा था। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स थी, अब उस फोर्स की वजह कर भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस था। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि अंदर एक और फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इनसाइड है, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स जब एक ही ऑर्बिट में दो अपोजिट फोर्स होंगी तो फिर ये क्या कर देंगे, उनको
सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल। अब हमने क्या किया, अपनी एक फोर्स को लिखा, ठीक है, ये वाली फोर्स है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाली फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों फोर्स यहाँ पे बराबर हो गई, सही है। अब यहाँ पर आप थोड़ी गौर कीजिएगा, यहाँ से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल देखना है क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखें आर था, ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो जब मैं एक रेडियस को कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे एक रेडियस कैंसिल हुआ, एक अभी भी है, सही है। ये डबल एरो मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लगाया है, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एम वी स्क्वायर नीचे चला गया, ठीक है, ये वाला ऊपर वैसी था, आर बचा, आर को हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो जो चीजें हमें अलग करनी होती है हम उसे रहने देते हैं। इस साइड हमारे पास एम वी आर था, हमने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इसे हम देंगे इक्वेशन 1 का नाम। ये इक्वेशन हमारे पास बनी है, हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, सही है। सिंपली क्या किया, हमने देखा हमें दो फोर्सेस मिल रही थी। एक फोर्स आपके पास कूलम लॉ था, ठीक है, दूसरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पहले बता दी गई क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमने देखा जब एक ही ऑर्बिट में दो फोर्सेस लग रही है तो हमने उनको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद जो सिमिलर चीजें हैं साथ है वो आपने कैंसिल आउट करनी है। अगर कैंसिल हो रही है तो हमने यहाँ कैंसिल आउट कर दी, उसके बाद इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली, हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। आगे आपके पास लिखा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। अब अगर हम बोहर थ्योरी की बात करें तो हमने पोस्टुलेट को पहले इसीलिए डिस्कस किया कि उस पोस्टुलेट नंबर 6 में कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका क्या मोमेंटम क्या हो, एंगुलर मोमेंटम हो, सही है, यानी एमवीआर था हमारे पास, सही है। तो एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास एमवीआर, जो कि बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई, सही है। एमवीआर बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई के। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अब अगर हम इसे लेकर चले एमवीआर और NH 2 पाई को, तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, इसको लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, m और r को हटा देना है, सही है। m और r को मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो सिंपली आपने बोहर थ्योरी में देखा mvr है, mvr को मैंने क्या किया, mr को यहाँ मल्टीप्लाई में था v के साथ, v को आपने अलग करना है, तो mr को मैंने यहाँ पे नीचे भेज दिया डिवाइड में, v रह गया सिंगल। लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे v स्क्वायर पूछा गया है, v नहीं पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर लिखा है, आपने पूरी स्पेलिंग लिखना है, जगह बहुत कम है इसलिए मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी स्क्वायर मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम नहीं करना। तो मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर लगाया, इधर भी। आप चाहे तो इस तरीके से होल में भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्या किया, खोल दिया, स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, v के ऊपर, n के ऊपर स्क्वायर आ गया, h के ऊपर स्क्वायर आ गया, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई स्क्वायर, m स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसे उठाना है और इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देना है, सही है। तो यहाँ पर आप एक और चीज लिख दीजिएगा, वो है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू निकली है, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी की नहीं बल्कि वेलोसिटी स्क्वायर की है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब इस वाले स्क्वायर की वैल्यू को हम उठाएंगे, वेलोसिटी स्क्वायर को, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है डिवाइड में, इसको हम ऊपर भेज देंगे, सिंपल। यहाँ पर हमने ऊपर भेज दिया। अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, सही है। तो रेडियस का r यहाँ से कैंसिल हो गया, सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो 1 मैंने कैंसिल किया, 1 बचा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद पाई से पाई स्क्वायर था तो 1 पाई कैंसिल हो गया, m स्क्वायर से 1 m कैंसिल हो गया, n से n और h हमारे पास वैसे रहेंगे, इसाइल और नॉट वैसे रहेगा, ऊपर z और e स्क्वायर रह गया और यहाँ पर r रह गया, ठीक है। तो जो चीजें आपके पास बची हैं आप सिंपली उसको लिख दे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये डिवाइड में था, इस तरफ भेज दिया, सही है।
तो ये हो गया इसाइल और नॉट mn² h² बराबर होता है ze² पाई mr। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू रेडियस की निकालनी थी। किसकी निकालनी थी? रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। तो हम r को अलग करेंगे, r यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर हम भेज देंगे डिवाइड में, r रह जाएगा अकेले। ठीक है, r रहा वैसे, इसाइल नॉट mn² h², ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में था, r को अलग करना था, मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया, ze² पाई और m, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक हम क्या कर रहे थे, दो फोर्स को लेके चल रहे थे। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने सिंपली एक एटम लिया था, उसमें हमें कुछ चीजें मिली, हमने देखा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स लग रही है, फिर हमारे पास जो है ना एक आउटसाइड फोर्स एक और होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो खिंचता नहीं है, उस फोर्स की वजह का बैलेंस रहता है। तो हमने क्या किया, उन दोनों फोर्सेस को लिया और उन दोनों फोर्सेस को हम लेकर चल रहे थे, और उसकी मदद से हमने पहले वेलोसिटी को मालूम किया, फिर हमने वेलोसिटी स्क्वायर को मालूम किया। ठीक है, फिर हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई, यानी कि रेडियस को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर हमारा रेडियस निकल गया है। अब आपकी बुक में यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे कि हमारे पास प्लांक्स क्वांटम यानी h की वैल्यू बताई गई है आपको, फिर उसके बाद आपको जो है ना वहाँ पर m की वैल्यू बताई है, मास की, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू कांस्टेंट आपको बताई हुई है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट इसलिए नहीं की क्योंकि अभी हमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ ड्राइव करना है कि रेडियस का फॉर्मूला कैसे आया। सही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी बुक में एक और चीज लिखी है कि r जो रेडियस जो है वो बराबर होता है एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n² के। एंगस्ट्रॉम है क्या, तो लिखा है हियर एंगस्ट्रॉम, आगे एंगस्ट्रॉम की वैल्यू लिखी है, तो आपने सिर्फ एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n² को लेके चलना है। सही है, आगे लिखा है एंगस्ट्रॉम इज द कांस्टेंट ऑफ बोहर। ये है क्या, कांस्टेंट ऑफ बोहर है, वैल्यू बताई गई है इसकी 0.529 एंगस्ट्रॉम। सही है, अब आपकी बुक में लिखा हुआ होगा 0.925 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और अगर 10⁻⁻10 लिखेंगे तो फिर हो जाएगा मीटर। सही है, और सिंपली अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिट क्या लगानी है तो आप सिर्फ लिखिए 0.529 एंगस्ट्रॉम। सही है, क्योंकि अगर हमारी पावर चेंज होगी तो यूनिट वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट होती है हमारी रेडियस की डेरिवेशन। सही है, आपने सिंपली क्या करना है, दोनों फोर्सेस को लेना है, पहली फोर्सेस कूलम लॉ वाली, दूसरी फोर्सेस जो एटम के ऊपर आउटसाइड से लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस को आपने लिया। ठीक है, ये इक्वल होती है हमारे पास दोनों फोर्सेस। इक्वल क्यों होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम है, एक ही ऑर्बिट में दो अपोजिट फोर्स है, तो फिर वो इक्वल होती है। तो दोनों को इक्वल लेके चलना है आपने, जो सिमिलर चीजें हैं अगर कैंसिलेट हो रही है कैंसिल आउट करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जो हमारे पास थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में होगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसकी आपको जो है फॉर्मूला बताया गया था mvr बराबर होता है nh डिवाइडेड बाय 2π के। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर आएंगे और इस तरह हमें v की वैल्यू मालूम हो जाएगी। v के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो v² की वैल्यू मालूम हो जाएगी। v² की वैल्यू पुट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, इस तरह हमें रेडियस मालूम हो जाएगा। ठीक है, जब आपको रेडियस मालूम हो जाए, मजीद आपके पास बुक में कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, आप चाहें तो उसे पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ डेरिवेशन करनी थी। सही है, ड्राइव करना था फॉर्मूले को। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमारा मिल गया है 0.529 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू है। अब आपने इसी को लेते हुए जो है ना मजीद अपने रेडियस को निकालना है। सही है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी चीज, कोई भी आपको जो पॉइंट है वो क्लियर ना हुआ हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम इसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इस फॉर्मूले की मदद से हमें रेडियस किस तरीके से मालूम होगा। नाउ स्टूडेंट, आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो दिया गया है वो पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, यानी आपको जो फोर्थ ऑर्बिट है एटम का उसका हमें रेडियस बताना है ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सिंपली हमने जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया हम वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। रेडियस बराबर होता है एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n²।
अब ये जो n है ये जाहिर करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे पास है क्या, सही है। तो यहाँ पर आपसे कहा था फोर्थ हमारे पास है, ऑर्बिट कितना है, फोर्थ ऑर्बिट। तो हमने क्या किया, n की जगह सिंपली 4 पुट कर दिया, एंगस्ट्रॉम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ ऑर्बिट रेडियस का, सही है। अब इस तरीके से अगर आपको सवाल में फिफ्थ ऑर्बिट कहा जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, n की जगह 5 पुट कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए सिक्स्थ ऑर्बिट का बताएं तो आपने सिंपली 6 पुट कर देना है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे आपने सिर्फ उसको n की जगह पर पुट कर देना है, सही है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेशन रेडियस की मुकम्मल होती है। डेरिवेशन आपके पेपर में आ सकती है और इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो MCQs में भी आ सकता है और एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।